हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल क्या होता है। बेसिकली अपना जो क्लाइंट कंप्यूटर्स होते हैं उसको हम लोगों को पता है कि हम लोगों का जो पब्लिक आईपीस है वो हम लोगों को डायनामिकली असाइन किया जाते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड तक एक आईपी को हम लोग लीज ले सकते हैं, हाँ हायर कर सकते हैं, देन हम लोग को फिर से रिन्यूअल करना पड़ेगा। ये सब फंडामेंटल्स थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग को पता है, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट को हैंडल करने के लिए अपने सामने आता है सर DHCP, मतलब डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, तो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल के साथ DHCP का डिफरेंस कहाँ पे? बेसिकली बूटस्ट्रैप हम लोगों को फर्स्ट बूट अप के लिए हेल्प करता है। बूट अप का मतलब क्या होता है? बूट अप का मतलब होता है कि हम लोग उस आईपी के कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब अपना आईपी सेट किया हुआ है, उस आईपी के कॉरस्पॉन्डिंग सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स मांग रहे हैं और हमको मिल जा रहा है। ये जो प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाता है उसको हम लोग बोलते हैं बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, और बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल की हेल्प से ही ये काम होता है, ठीक है। तो फिर से DHCP का जरूरत क्यों हुई? अच्छा, वो तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने में हम लोगों को हेल्प करके देता है। तो फिर DHCP डिलीवरी क्या करता है कि बेसिकली DHCP इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल दैट ऑटोमेटिकली डिलीवर्स, मतलब असाइन कर देता है आईपी कॉन्फ़िगरेशन टू डिवाइसेस व्हेन दे जॉइन ए नेटवर्क। हम लोग जो तो एक बात की कि आप एक नेटवर्क में ज्वाइन किए तब आपको एक आईपी डिटेल्स वगैरह, सबनेट्स वगैरह, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, जैसे इन सब डिटेल्स आपको दिए जाएंगे, आपको सेट किया जाएगा आपके आईपी के ऊपर, आपके डिवाइस के ऊपर आईपी कॉन्फ़िगरेशन सेट किए जाएंगे। वो जो आईपी कॉन्फ़िगरेशन सेट करेगा उसको हम लोग बोलेंगे DHCP, और ये जो ओवरऑल प्रोसेस है उसको हम लोग DHCP डिलीवरी बोलते हैं। बेसिकली अपना जो DHCP है, DHCP टोटल 4 स्टेप्स को फॉलो करता है जिसको हम लोग DORA भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। अच्छा, तो ओवरऑल काम कैसे होता है सर? ओवरऑल काम कैसे होता है? बेसिकली डिस्कवर फर्स्ट स्टेज का नाम है, डिस्कवर करना कि द क्लाइंट जॉइन द नेटवर्क। कोई भी क्लाइंट ज्वाइन हो सकता है नेटवर्क के अंदर, उसके प्राइवेट आईपी था, प्राइवेट नेटवर्क से वो पब्लिक नेटवर्क में ज्वाइन हो रहा है, ठीक है। बेसिकली द क्लाइंट हैज नो आईपी एड्रेस, सो इट सेंड ए ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट एंड आस्क। एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट फर्स्ट सेंड करेगा जब हम लोगों को कोई डेस्टिनेशन के बारे में पता नहीं होगा, ठीक है, तब हम लोग ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इधर डेस्टिनेशन क्यों पता नहीं है? क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि DHCP सर्वर कहां पे है, तो हम लोग एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे ऐसे करके कि इज देयर एनी DHCP सर्वर, यहाँ पे कोई DHCP सर्वर है। तो फिर कोई भी अगर DHCP सर्वर उसको रिसीव कर पाया, उस ब्रॉडकास्ट को रिसीव कर लिया, तो फिर वो एक ऑफर करेगा। ऑफर क्या ऑफर करता है? द DHCP सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड रिप्लाइज विद आईपी ऑफर। आईपी ऑफर करता है वो DHCP सर्वर, नियरेस्ट जो DHCP सर्वर है उसके लिए हम लोग एक ब्रॉडकास्ट भेजते हैं। अब अगर उसको ब्रॉडकास्ट मिल गया तो फिर वो एक ऑफर करता है, आईपी ऑफर करता है। क्या आईपी ऑफर करता है? इस और मतलब इस मैसेज में क्या क्या इंक्लूड रहता है? अवेलेबल आईपी एड्रेसेस, कौन से आईपी एड्रेसेस हैं, लीज टाइम, उस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग लीज टाइम कितना है, मतलब उस आईपी एड्रेस को कब तक हम लोगों को रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करके समझिए। उसी टाइम पीरियड को हम लोग लीज टाइम बोलते हैं। और एक होता है रिक्वेस्ट। इन तीनों मैसेजेस को हम लोग उसके इंक्लूड करके भेजते हैं, मतलब अपना क्लाइंट को भेज देते हैं कि हाँ सर ठीक है मिल गया, आपके लिए अवेलेबल आईपी इतने हैं, लीज टाइम इतने हैं, रिक्वेस्ट है, ठीक है, यही सब। द क्लाइंट सिलेक्ट वन ऑफर, इफ मल्टीपल सर्वर रिस्पॉन्स देन ईट चूज वन ऑल्सो। मल्टीपल सर्वर भी अगर रिस्पॉन्स करे एक ही आईपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो फिर एक ही चूज होगा सर, ठीक है, एक ही चूज होगा। तो इट सेंड रिक्वेस्ट बैक टू द सर्वर दैट, तो एक रिक्वेस्ट भेजेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है, आई वांट दिस आईपी, जो आईपी उसको चाहिए वो मेंशन कर देगा सब कुछ। अब अपना जो सर्वर होगा, मतलब अपना जो DHCP जो सर्वर होगा, वो एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, मतलब एक कंफर्मेशन भेजेगा। द DHCP सर्वर कंफर्म्स बाय असाइनिंग दिस आईपी टू द क्लाइंट। उस क्लाइंट के लिए वो आईपी असाइन कर देगा, सेट कर देगा। द क्लाइंट नाउ कॉन्फ़िगर इटसेल्फ विद आईपी एड्रेस, DNS एंड गेटवे, ठीक है। आईपी एड्रेस उसको मिल गया और DNS के साथ कॉन्फ़िगर करेगा, गेटवे के साथ करेगा। यही सब बात है सर, ठीक है। बेसिकली अपना जो एक सर्वर है, लेट्स सपोज अपना एक सर्वर है, ठीक है, ये जो सर्वर है इसको लेट्स सपोज हम लोगों ने एक आईपी असाइन कर दिया 192.168.1.0, ठीक है। तो एक बेसिकली DHCP से असाइन किया गया आईपी है, लेट्स सपोज इसका रिन्यूअल टाइम है 8 आवर्स, ठीक है। तो फिर 8 आवर्स अगर है इसका रिन्यूअल टाइम, तो फिर हम लोग सिर्फ इसको 8 आवर्स तक ही यूज कर सकते हैं। उसके बीच में हम लोगों को थोड़ा रिन्यूअल के लिए कोशिश करना पड़ेगा। अगर रिन्यूअल का अपॉर्चुनिटी हम लोगों से चला गया है तो फिर हम लोग कोई दूसरे मतलब DHCP सर्वर से हेल्प लेंगे, ऐसे करके हम लोग देखेंगे आगे जाके कैसे करके लीज रिन्यूअल प्रोसेस चलता है, ठीक है, देखेंगे। बट इधर थोड़ा थोड़ा और भी कॉन्सेप्ट है, जैसे करके अपना बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल यूज करते थे यूडीपी, इधर भी यूडीपी यूज होता है, मतलब आफ्टर ऑल बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल और DHCP एसोसिएटेड है सर एक दूसरे से, ठीक है। इट्स प्रोवाइड फुल्ली ऑटोमेटिक आईपी असाइनमेंट एंड हियर द आईपी इज टेम्पोररी कॉल्ड लीज, जहां पे हम लोग लीज लेते हैं, हाँ हायर करते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, फिर से हम लोग को रिन्यूअल करना पड़ेगा, ऐसा काम होता है सर। तो यही ओवरऑल काम है। अभी हम लोग देखेंगे कि DHCP रिलीज इज बूट, ठीक है,
अच्छा, देखिए इधर लिखा हुआ भी है DHCP रिप्लेसेस बूट, मतलब अपना जो DHCP होगा, DH अपना जो बूटस्ट्रैप है, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, वो हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स देता है, तो उसमें भी तो न्यू डिटेल सेट करना पड़ेगा, तो वो भी काम ये DHCP कर देता है, ठीक है। ऐसे ही करके ओवरऑल अपना हैंडल होता है सर, अपना पूरा DHCP डिलीवरी हैंडल होता है। बेसिकली आवर OS हैज DHCP क्लाइंट प्रोग्राम बिल्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक DHCP क्लाइंट प्रोग्राम रहता है। व्हेन वी टर्न ऑन इंटरनेट द DHCP क्लाइंट सॉफ्टवेयर रन्स एंड सेंड ए रिक्वेस्ट फॉर एन IP टू द DHCP सर्वर। जब भी हम लोग को इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट ऑन करते हैं, तभी अपना जो DHCP सर्वर क्लाइंट सॉफ्टवेयर है वो अपने OS से ट्रिगर होता है और अपने DHCP सर्वर को कनेक्ट करता है, मतलब कॉल करता है, कॉल करके बोलता है कि हमको एक IP दो, हमको अभी जुड़ना है नेटवर्क के साथ। दिस DHCP सर्वर इज प्लेस्ड इन वाईफाई राउटर्स और ISP सर्वर्स। ये जो DHCP सर्वर होता है ये प्रेजेंट कहाँ रहता है, अपना ISP सर्वर्स में रहता है या तो वाईफाई राउटर्स में रहते हैं, और कुछ नहीं। अभी हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे DHCP रिलीज प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए भी कुछ फॉर्मेलिटीज है, कुछ ओए होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे करके होता है देखेंगे अभी। देखिए, तो जो DHCP का जो रिलीज प्रोसेस है अपने सामने, ठीक है, basically when our device get an IP address from this DHCP, it is not the permanent नहीं होता, मतलब उसको लीज लिया जाता है। इट इज गिवन फ्रॉम ए लिमिटेड टाइम कॉल्ड लीज। लीज क्या होता है हम लोगों को पता चल गया कि ऐसा एक टाइम पीरियड कि जब तक वो एक पर्टिकुलर डायनामिक IP कॉरस्पॉन्डिंग एक डिवाइस के अकॉर्डिंग सेट होकर रहता है, वो जो टाइम पीरियड होगा उसी को हम लोग बोलेंगे लीज, ठीक है। तो बेसिकली बिफोर द लीज टाइम एक्सपायर द डिवाइस मस्ट रीन्यू द लीज टू कीप द सेम IP, उसी सेम IP को रखने के लिए। लेट्स सपोज आप 3-4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बहुत टाइम से नेटवर्क एक्टिव है, जैसे अपने सर्वर में होते हैं, सर्वर कभी भी स्टॉप नहीं होते हैं, सर्वर हर टाइम ऑनलाइन रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग को कुछ टाइम पीरियड के बाद उसको रिन्यूअल करने की जरूरत है। रिन्यूअल अगर नहीं करे तो फिर से हम लोग को DHCP का जो प्रोसेस है उसको मतलब फिर से करना पड़ेगा और फिर से एक नया IP असाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग पहले फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करते हैं कि उसको रिन्यूअल करने का जो लीज है उसी सेम IP को रिन्यूअल करने लेगा कि अभी 8 घंटा अपना कंप्लीट है, आप फिर से 8 घंटे के लिए ए IP को हमको दे दीजिए, यही बात है और कुछ नहीं। तो इधर एग्जांपल भी एक लिखा हुआ है, फॉर एन एग्जांपल IP एड्रेस 192.168.1.5 है। If it lease time is 24 hours, the device must renew the lease before the time expires to keep the same IP. सेम IP को रखने के लिए हम लोग को रिन्यूअल प्रोसेस करना पड़ेगा। अच्छा, अभी रिन्यूअल करने से पहले अपना जो रिन्यूअल DHCP रिन्यूअल प्रोसेस है वो बेसिकली 3 टाइम पीरियड में, 3 टाइम स्टेज में, टोटल 3 टाइम स्टेज में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं। टाइम स्टेज का मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अगर वो आ गया तो फिर हम लोगों को कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। बेसिकली हम लोग 3 टाइम पीरियड, टाइम स्टेज का 3 टाइमर का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट है अपने पास T1 टाइमर, मतलब रिन्यूअल स्टेज 50% टाइम। इसका मतलब है कि हम लोग का जो 50% टाइम खत्म हो जाएगा उस पर्टिकुलर डायनामिक IP का। व्हेन 50% ऑफ द लीज टाइम इज ओवर, आवर डिवाइस डायरेक्टली कनेक्ट द ओरिजिनल DHCP सर्वर। मतलब क्या हुआ कि लेट्स सपोज आप एक IP लिए हैं 192.168.1.0, ये जो IP है ये IP आपको दिया गया है फॉर 8 आवर्स, मतलब अपना जो T1 टाइमर है, ठीक है, रिन्यूअल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 4 आवर्स में ही। फर्स्ट बात, 4 आवर्स जब खत्म हो जाएगा इस टाइम पीरियड से, देन 50% हो जाएगा, तभी से ये रिन्यूअल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। मतलब एक यूनिकास्ट चैनल क्रिएट होगा, ठीक है, एक ट्रांसमिशन चैनल क्रिएट होगा क्लाइंट और सर्वर के बीच में, DHCP सर्वर, वही सेम DHCP सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होगा, ठीक है। वही सेम DHCP सर्वर, जिस DHCP सर्वर से हम लोगों को IP कॉन्फ़िगरेशन मिला है, या जो DHCP सर्वर हम लोगों को IP कॉन्फ़िगर करके दिया है, उसी सेम DHCP सर्वर के साथ हम लोग एक यूनिकास्ट चैनल क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे कि DHCP रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंड, यूनिकास्ट में हम लोग बेसिकली सेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ द लीज 8 आवर्स देन द रिन्यूअल स्टार्ट फ्रॉम द 4 आवर्स, ठीक है। 50% जब हो जाएगा, इफ द सर्वर रिस्पॉन्स देन द लीज इज ग्रांटेड एंड द सेम IP इज कंटिन्यू। अगर ये DHCP सर्वर मिल गया उस पर्टिकुलर T1 टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, तो फिर हम लोग मतलब 50% से स्टार्ट होगा और अप टू चलेगा कब तक, जब तक हम लोग का स्टेज 2 नहीं आ जाता, ठीक है, रिवाइंडिंग स्टेज जब तक नहीं आ जाता तब तक हम लोग T1 के लिए वेट करते रहेंगे। मतलब अपना जो करंट DHCP सर्वर होगा, जो DHCP सर्वर को हम लोग पिछले भी मतलब पहले भी यूज कर चुके हैं, उसी DHCP सर्वर के साथ एक यूनिकास्ट कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड होगा और रिन्यूअल प्रोसेस चलता रहेगा। अगर वो सर्वर रिस्पॉन्स किया कि ठीक है आप ले सकते हैं, बढ़ा दिया हमने और भी 8 आवर्स आपको दिए, ठीक है, दैट्स इज फाइन। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब रिवाइंडिंग स्टेज, अपना T2 टाइमर स्टेज, जहां पे अपना 87.5% टाइमिंग खत्म हो जाता है, ठीक है, इतना टाइम पीरियड तक, मतलब 50% आ गया, ठीक है, 50% तक जब तक 8.75 तक जब तक नहीं जा रहा
तब तक हम लोग उस T1 टाइमर का ही कंसिडरेशन लेंगे। जब 87.5 जब आ गया, मतलब ऐसा जब टाइम ड्यूरेशन हो गया, इतना टाइम खत्म हो चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट 80% खत्म हो चुका है टाइम, ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इफ देयर इज नो रिस्पॉन्स ड्यूरिंग द T1 टाइमर, द डिवाइस ट्राइज अगेन बट नाउ सेंड द रिक्वेस्ट एज द ब्रॉडकास्ट। देखिए हम लोग इधर यूनिकास्ट क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि हम लोग सेम सर्वर को इस्तेमाल कर रहे थे, तो हम लोग को एक यूनिकास्ट, एक रिलायबल कनेक्शन चाहिए। ब्रॉडकास्ट कब करेंगे हम लोग, ब्रॉडकास्ट कब करेंगे हम लोग, जब हम लोगों को कोई डेस्टिनेशन पता नहीं होगा। जैसे करके T2 स्टेज में हम लोगों का यही हो रहा था, T2 टाइमर में यही होगा कि हम लोगों को T1 टाइमर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिला, मतलब उस पर्टिकुलर DHCP सर्वर तक हम लोग रीच नहीं कर पाए, जो DHCP सर्वर हम लोगों ने पहले यूज किया था। मतलब अभी हम लोग कंसीडर करेंगे कि कोई भी DHCP सर्वर हम लोगों को चलेगा, नियरेस्ट कोई भी DHCP सर्वर, एनी DHCP सर्वर कैन रिस्पॉन्स, तो इसीलिए हम लोग ब्रॉडकास्ट मैसेज भेजते हैं। जैसे करके हम लोग उधर भी करते थे पूरा पूरा, ठीक है, कि किसके पास मतलब इधर नियरेस्ट DHCP सर्वर कौन है जो हमको आईपी रिन्यूअल करके देगा। इट इज मोर अर्जेंट अटेम्प्ट टू द सेव द आईपी, उस आईपी को रिन्यूअल करने का मोस्ट अर्जेंट अटेम्प्ट है, क्योंकि हम लोगों के पास अप्रॉक्स 85 से ऊपर टाइम खत्म हो चुका है। इसीलिए एट लास्ट हम लोगों का अगर लीज एक्सपायर हो गया, मतलब 100% टाइम ही खत्म हो गया, फिर भी अपना कोई डीएचसीपी सर्वर नहीं मिला, तो फिर से रिस्टार्ट हो जाएगा, द आईपी इज डिलीटेड, वो आईपी डायनामिक आईपी जो होगा वो डिलीट हो जाएगा, द डिवाइस मस्ट रीस्टार्ट द डीएचसीपी प्रोसेस, फिर से जो डीएचसीपी प्रोसेस था वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा, सेम प्रोसेस चलेगा, जो भी अभी तक बात हुआ, T1 टाइमर पहले एग्जीक्यूट होगा, T2 चलेगा, देन सब कुछ एवरीथिंग, ए न्यू आईपी में भी असाइन, एक न्यू आईपी भी असाइन हो जाएगा। तो ओवरऑल ऐसे ही करके ओवरऑल काम होता है सर, ठीक है। हम लोग देखिए, हम लोग बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल और डीएचसीपी प्रोटोकॉल भी देखें, ठीक है। तो डीएचसीपी और बूटस्ट्रैप एक दोनों से एसोसिएटेड है, सिर्फ अलग एक ही जगह पे है कि अपना जो डीएचसीपी है, मतलब डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, वो कॉन्फ़िगरेशन डिटेल सेट करने में हेल्प करता है, सेट कर देता है, ठीक है। और अपना जो बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल था, वो बूटस्ट्रैप क्या करता था, बूटस्ट्रैप करता था कि अपना जो क्लाइंट कंप्यूटर होगा या अपना जो सिस्टम होगा, वो जब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा फर्स्ट टाइम, तब हम लोगों का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसको तो पता चलना चाहिए ना कि कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स क्या है। वो जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगा, वो जो बूट फाइल होगा, फर्स्ट बूट अप में हम लोगों को जो डिटेल्स लाके देगा, वो देगा सर बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस होते हैं दोनों में सर। बेसिकली स्टूडेंट ज्यादातर इन्हीं केसेस में कंफ्यूजन हो जाते हैं कि अरे बूटस्ट्रैप और डीएचसीपी तो सेम ही है, अलग कहाँ है सर, नहीं अलग है। एक काम में आता है कि हम लोग को असाइन करने में, डायनामिक आईपी और कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने में हेल्प करता है डीएचसीपी, और उसका जो डिटेल्स होगा वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करने में, वो हम लोग को गेट करने में हेल्प करता है बूटस्ट्रैप। और हम लोग का जब डीएचसीपी फिर से चेंज भी होगा, वो जो डीएचसीपी होगा, मतलब अपना जो डीएचसीपी सर्वर होगा या डीएचसीपी क्लाइंट होगा, वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा उस बूट फाइल को चेंज करने के लिए। मतलब अभी तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है, लेट सपोज अपना जो अगर कोई लीज एक्सपायर हो गया, ठीक है, मतलब अपना रिन्यूअल फिर से होगा, रिन्यूअल नहीं, फिर से एक नया आईपी असाइन होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डिटेल्स होगा वो भी अपडेट हो जाएगा अपने बूट फाइल के अंदर, बूटस्ट्रैप के अंदर। ऐसे ही ओवरऑल काम करता है सर अपना डीएचसीपी डिलीवरी। डीएचसीपी डिलीवरी दोनों को कंबाइन करके होता है, ठीक है, बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल एंड अपना जो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, इन दोनों को एक साथ में एसोसिएटेड करके ही काम किया जाता है सर इसमें, ठीक है। डीएचसीपी अपने आप एक टेक्निक है, और ये जो ओवरऑल प्रोसेस है एक डिलीवरी प्रोसेस है सर, एक डिलीवरी प्रोसेस है कि हम लोग आईपी असाइन कर रहे हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सेट कर रहे हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स को हम लोग बूट अप के लिए बूट फाइल में भेज रहे हैं। यही सब डिटेल्स हम लोगों को हेल्प करता है एक रिलायबल कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, और लार्ज नेटवर्क में ऐसे ही करके अपना हैंडल होता है, ठीक है। जहां पे हम लोगों को एक पर्टिकुलर आईपी एक डिवाइस के लिए अगर सेट कर दिया, तो फिर उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सब हर टाइम, अगर सर्वर के बात छोड़ दीजिए, सर्वर तो हर टाइम ऑनलाइन रहता है, आप हर टाइम ऑनलाइन नहीं रहते, हम हर टाइम ऑनलाइन नहीं रहते, अपना फोन का नेट हर टाइम ऑन नहीं रहता है, तब इसीलिए अगर उसके लिए एक पब्लिक आईपी, मतलब स्ट्रिक्टली अगर असाइन कर दे, एक स्टैटिक आईपी अगर असाइन कर दे, तो फिर वो क्या रिलायबल होगा, वो तो ब्लॉक करके रख देगा। अगर जब तक हम ऑफलाइन है तब तक उस आईपी को कोई यूज नहीं कर सकता, जब हम ऑनलाइन है, ओके, ऑफलाइन है तो उस आईपी को कोई यूज ही नहीं कर सकता। तो हम लोग इसीलिए डायनामिक आईपी का इस्तेमाल करते हैं, डीएचसीपी का इस्तेमाल करते हैं कि रीयूजेबल बना पाए, क्योंकि अपने पास आईपी का शॉर्टेज होता है सर, शॉर्टेज, तो रीयूजेबल बनाने के लिए यही सब अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं सर, और कुछ नहीं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए सर, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है सर। हम और कुछ नहीं है सर इसमें, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।